नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोरोना वायरस का थ्रेट इंडिया से बाहर निकल जाएगा, जब सारे लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, जब देश में फ्रेश केसेस की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद इंडिया की सिचुएशन क्या होगी। फ्रेंड्स, हम सब जब सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि हमारी प्रेशियस जान जो है वो वेंटिलेटर से बाहर निकल गई होगी, तभी फ्रेंड्स पेशेंट ही बदलेगा, वेंटिलेटर का उपयोग कम नहीं होगा और वो बदलेगा नहीं। अब फ्रेंड्स वेंटिलेटर पे हम नहीं, लेकिन हमारी जो ब्यूटीफुल हमारा जहान है, जो हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स, वो वेंटिलेटर पे आ जाएगी। और इस बार दोस्तों हमारे जो काबिल डॉक्टर्स है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स है, उनके लिए ये टास्क ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी सारी हीलिंग पावर, सारी इम्यूनिटी को खो दिया होगा। तो इस समय गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए इस कोरोना के संकट से बाहर निकलना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। फ्रेंड्स, अब तक हम जो डिवाइडर्स ऑफ टाइम की बात करें ना, कि हम समय को दो भागों में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हुआ, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है जीसस क्राइस्ट का, जिनके वजह से दो समय आते हैं, एक बिफोर क्राइस्ट और दूसरा आफ्टर डेथ। दूसरा बड़ा इवेंट है वर्ल्ड वॉर 2। हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले सिचुएशन क्या थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या सिचुएशन है। और तीसरा, यदि फन की तरफ हम जाए तो कोई भी व्यक्ति ये बात करेगा कि शादी से पहले मेरी जिंदगी ये थी और शादी के बाद मेरी जिंदगी ये हो गई। उसी तरह से दोस्तों कोरोना वायरस का जो संकट है उसे इतना ही बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लोगों ने ये बात करना शुरू कर दिया है कि कोरोना के पहले सिचुएशन क्या थी और कोरोना के बाद सिचुएशन क्या होगी, जिससे हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना के बाद पहले जो समय था वो अब कंटिन्यू नहीं होने वाला है। सिचुएशंस बदल जाएंगी, समय बदल जाएगा। दोस्तों, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, पूरी कंट्री एक फ्रेश मोड में होगी, उस दिन मैं, आप, हम सभी एक एंथुसियाज्म, एक विगर, एक जोश के साथ बाहर निकलेंगे। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग एक्सपेक्टेशंस होगी। एक कोई भी बिजनेसमैन है वो सोच रहा होगा कि 1.5-2 महीने में मेरा जो धंधा कम हुआ है उसे मैं जोश से, एंथुसियाज्म से रिकवर कर लूं। कोई भी एम्प्लॉय है वो सोच रहा होगा कि अब मैं और एंथुसियाज्म से काम करूंगा, इंक्रीमेंट्स लूंगा, प्रमोशंस लूंगा, अपना जॉब टाइटल बढ़ाऊंगा। कोई भी लेबरर है वो ये सोच रहा होगा कि मेरे 1.5-2 महीने के पिछले वेजेस मुझे वापस मिल जाए, मेरी मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए, जिससे मेरी जो अभी 1.5-2 महीने में खराब हालत हुई वो किसी तरह से रिपेयर हो सके। कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी बड़ा सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, एयरलाइन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वो गवर्नमेंट से अपेक्षा रख रही होगी कि गवर्नमेंट उन्हें कोई बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दे या फिस्कल स्टिमुलस दे। फ्रेंड, सरकार की अपेक्षा यह होगी कि जिस समय में इनके जो ज्यादा खर्चे हुए वो कम हो जाए, इनके टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी, इनकम टैक्स के कलेक्शन जो घट गए हैं वो वापस फिर से नॉर्मल हो जाए। तो ये सारी ही हमारी एक्सपेक्टेशंस है। और दोस्तों, यदि ये एक्सपेक्टेशंस किसी तरह से पूरी हो जाती है तो भारत में फिर से राम राज्य आ जाएगा, तो कोरोना के थ्रेट से हम बाहर निकल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा आप सबसे ये सवाल है कि क्या ये सब हो पाएगा? इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। जब भी देश संकट में आता है तो लोगों की आंख, जैसे एक गरीब मजदूर और गरीब फार्मर की आंख बादलों को देखती है, उसी तरह से पूरा देश सरकार के सामने देखता है कि सरकार आए और कुछ बड़ा करे। लेकिन दोस्तों, सरकार इस पीरियड में इतनी बड़ी मार से जूझ रही है। सरकार के बजट में दो साइडें होती है, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब सरकार की सारी इनकम्स, सरकार की मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम होती है इनकम टैक्स, जीएसटी और पेट्रोलियम पे उन्हें जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है। फ्रेंड्स, इन तीनों फ्रंट पे सरकार को इस साल बहुत बड़ी मार पड़ी है। बिजनेस नहीं है तो जीएसटी नहीं है, बिजनेस नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं है, और लोग अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे तो पेट्रोल का यूज नहीं हो रहा, और अगर पेट्रोल का यूज नहीं हो रहा तो सरकार को एक्साइज ड्यूटी नहीं मिल रही। दूसरी चीज, यहां पर गवर्नमेंट की इनकम्स पे असर हुआ। दूसरा, उनके एक्सपेंसेस डेबिट साइड की बात करें, सरकार ने इस वायरस को फाइट करने के लिए एक 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। गवर्नमेंट सारे ही टेस्ट फ्री करने की कोशिश कर रही है, अपना एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट ने इस वायरस के सामने लड़ने में बहुत बड़ा खर्चा कर दिया है। तो गवर्नमेंट के पास दोस्तों अभी कोई ज्यादा पैसा बचा नहीं है। भारत वैसे ही एक बहुत बड़े फिस्कल डेफिसिट पे बैठा है, और यहाँ अगर सरकार ज्यादा खर्चा करती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी। तो ये एक कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक एक सेक्टर की, एक एक
क्लास की कि उनपे ये कोरोना वायरस का क्या क्या असर हुआ होगा। सबसे पहले बात करते हैं गरीब मजदूरों की, जो दिहाड़ी मजदूर है कि जो रोज कमाकर रोज खाते हैं। दोस्तों, इन्होंने 2 महीने में अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी होगी। अब इनके पास एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी बची नहीं होगी। इस समय ये जब अपने काम पे रिज्यूम करने जाएंगे तो इनकी एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि इनके जो ओनर्स है, जो बिजनेस क्लास है, वो उन पे कुछ रहम करके उन्हें पिछले वेजेस में से कुछ पोर्शन दे दे। क्या ये हो पाएगा? क्या जो कंस्ट्रक्शन के ओनर्स है, जो डेवलपर्स है, जिनके साइट्स में अभी काम करना और उनके प्रोजेक्ट्स के फ्लैट्स को बेचना बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्या वो अपने रनिंग प्रोजेक्ट्स भी कंटिन्यू रखेंगे? उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। तो यहाँ एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चालू प्रोजेक्ट्स को भी बंद करवाया दिया जा सके। तो यहाँ पर इन मजदूरों के लिए, इनके जो पिछली मजदूरी है वो तो रिस्क में है ही, इनकी नौकरियां भी रिस्क में आ सकती हैं, क्योंकि यदि देश में काम नहीं होगा तो कौन मजदूर को काम देने वाला है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। भारत में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का या बेरोजगारी का फिगर एक एक्सट्रीम लेवल पे था, और यदि कोरोना की वजह से ये बेरोजगारी बढ़ती है तो देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसमें कोई दो राहें नहीं है, ये अनडाउटेडली हो सकता है। दूसरी हम बात करते हैं रिटेल सेक्टर की, जो लोग अपनी छोटी सी दुकान लेकर बैठे हैं और उस दुकान में से अपना घर गुजरान चला रहे हैं। इनकी कमर तो वैसे ही ई कॉमर्स की वजह से और मॉल्स की वजह से टूट गई थी। अभी इनके लिए क्या दिक्कतें कर सकता है ये कोरोना खड़ी? पहली, इनकी 2-3 महीने की दुकान का रेंट चढ़ गया होगा, इनके घरों का रेंट चढ़ गया होगा, इनके स्टाफ की सैलरीज चढ़ गई होगी, इनके लोन के ईएमआई चढ़ गए होंगे, और इसके सामने 2-3 महीनों में इन्होंने कमाया क्या? अब एक जीरो। अभी ये सारे पैसे ये लोग देंगे कहां से? इसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि लोग मान ले कि कोरोना के बाद हम मेहनत से काम करेंगे तो हम और कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, यदि आपका बिजनेस ज्वेलरी का है, यदि आपका बिजनेस कपड़ों का है, यदि आपका बिजनेस लग्जरी आइटम्स का है, तो कौन आपके पास आकर कोरोना के बाद ये सभी चीजें खरीदने वाला है? जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग पैसे नेसेसिटीज पे स्पेंड करेंगे, खाने पीने की चीजों पे स्पेंड करेंगे, ना कि लग्जरीज पे स्पेंड करेंगे। तो यहाँ रिटेल सेक्टर की, यहाँ पे छोटे बिजनेसमैन की हालत बहुत खराब हो सकती है। इन्हें बहुत ध्यान से काम करना है। तीसरी हम बात करते हैं रिच क्लास की, कि जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा है, अंबानी जी है, टाटा जी है, हम ये सोचते हैं कि इन्हें लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ेगा, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इनके पास तो बहुत है। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना बड़ा है उसकी समस्याएं भी उतनी बड़ी है, छोटे व्यक्ति की समस्याएं भी छोटी हैं। इनके कंपनीज ने बड़ी लोन्स लिए रखी हैं। 3 महीने यदि बिजनेस बंद रहता है तो इन लोन का इंटरेस्ट तो इन्हें भी देना है, सैलरी टू स्टाफ इन्हें भी देनी है। तो यहाँ इनके लिए भी दिक्कतें बड़ी खड़ी हो सकती है। यहाँ इनके पास पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी में स्टेग्नेंसी आ जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि इनके पास पैसा है तो भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस का क्राइसिस आ जाएगा। दोस्तों, मंदी में एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको आज समझाता हूँ। मंदी में ऐसा नहीं होता कि किसी के पास पैसा नहीं होता। मंदी में क्या होता है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं बात करूं कि यदि मार्केट में तेजी चल रही है और आपको कोई 10 लाख की चीज खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके पास 8 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख रुपए मार्केट से भी उठाकर वो 10 लाख की चीज खरीद लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि इसके भाव बढ़ने वाले हैं। लेकिन मंदी में वही चीज आपको कम दाम में मिलेगी, फिर भी आप अपने घर पे पड़े पैसों से भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा और भाव घटेंगे, और भाव घटेंगे, और भाव घटेंगे। तो मंदी बढ़ने की वजह यह होती है कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और ये डर पैदा होना लाजमी भी है, क्योंकि फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करें, या तो अपनी आरबीआई की बात करें, इन सभी ने भारत का जो जीडीपी था 4.5% पे मंदी की वजह से, उसके टारगेट्स और कट कर दिए हैं। इन्होंने ये कहना चालू कर दिया है कि भारत का आज जीडीपी 2 से 3% तक हो सकता है, इंडिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 से 3% तक ग्रो कर सकती है। ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ एजेंसीज ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में ग्रो कर सकती है। मतलब जो पिछले साल हमारा जीडीपी था इस साल उससे भी जीडीपी कम हो जाए। भारत जैसी बड़ी पॉपुलेटेड 130 करोड़ की आबादी वाले देश को 6 से 7% की जीडीपी होना बहुत जरूरी है, इसके बिना अर्थव्यवस्था टूट सकती है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर बहुत ही कॉन्फिडेंस का क्राइसिस आ जाएगा। बात करें स्टूडेंट्स की, एजुकेशनल सेक्टर की, हमारे देश में टोटल 34 करोड़ स्टूडेंट्स हैं
जो पूरे अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो भी स्कूल्स, ट्यूशंस, कॉलेजेस ये सभी खुलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। यदि वो अपना टाइम पूरा दिन मोबाइल फोन वगैरह में वेस्ट कर देंगे तो उनका दिमाग थोड़ा कमजोर हो सकता है, उनकी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। यहाँ पर सारी स्कूल्स, ट्यूशंस, कॉलेजेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी उन्हें ये डायरेक्ट किया है कि वो कुछ ऑनलाइन एजुकेशन का मीडियम लेकर आए जिससे बच्चों पे कम से कम असर पड़े, क्योंकि भारत का जो यूथ है वही आगे जाके भारत को बड़ा करने वाला है। तो हम यूथ पे कभी भी ये नहीं सोच सकते कि यूथ कमजोर हो जाए, क्योंकि यूथ कमजोर हो गया तो आने वाले समय में देश कमजोर हो जाएगा। अभी ये सब सुनकर तो दोस्तों ये लग रहा है कि क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, दुनिया कभी खत्म नहीं होने वाली। कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है नेगेटिव साइड और उसकी दूसरी साइड भी होती है पॉजिटिव साइड। दोस्तों जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अमेरिका के द्वारा, तब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि जापान खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों आज जापान खत्म हो चुका है? नहीं दोस्तों, आज जापान वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी सुपर पावर हो गया है। यदि रोबोटिक्स की बात की जाए, ऑटोमोटिव्स की बात की जाए, तो जापान इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके अंदर एक स्पिरिट थी। आज बात करी जाए तो पूरा वर्ल्ड चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना के साथ जोड़ के उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अमेरिका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन में है। सारे देश चाइना से आज नाराज है। चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और चाइना का नाम खराब है। तो दूसरी बात मैं भारत की करता हूं। इंडिया ने कोरोना वायरस में सारे ही देशों की मदद की है। जिन जिन देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, भारत ने उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सप्लाई की है। इन देशों ने भारत की ओपनली पॉजिटिव बातें की है भारत के बारे में। ट्विटर हैंडल पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने, इन सभी ने भारत की तारीफ की है कि भारत इंडिया इज अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज है कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं इच्छेगा। इंडिया की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में सुधरती जा रही है, इमेज सुधरती जा रही है। तो क्या दोस्तों हम ये नहीं मान सकते कि यदि चाइना से इंपोर्ट्स पूरा वर्ल्ड कम कर दे तो प्रोडक्शन तो चाहिए, इंपोर्ट्स तो चाहिए, तो क्या वही कंपनीज इंडिया में आके प्रोडक्शन नहीं कर सकती? इंडिया में फ्रेंड्स निर्मला सीतारमन जी ने कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज पे जो टैक्स रेट है उसे 30% से घटाकर 22% कर दिया है। क्यों? क्योंकि एशिया में हमारा टैक्स रेट सबसे कम हो तो कोई भी कंपनी सबसे ज्यादा पहले प्रेफर करे कि वो इंडिया में आके काम करे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना में प्रोड्यूसिंग कंपनीज इंडिया में आए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे और इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बने? एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रेंड्स। तो हम सिर्फ नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दे सकते, हमें पॉजिटिवली भी सोचना पड़ेगा। अभी दोस्तों ये दिक्कत तो बहुत बड़ी है। कोरोना वायरस के संकट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं मान सकते कि सब कुछ रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों हमारी एक शिकायत हमेशा रहती है कि हमें कुछ नया सोचने का समय नहीं मिलता। हम अपने रेगुलर शेड्यूल्स में इतने बिजी रहते हैं कि हम कुछ नया नहीं सोच पाते। तो फ्रेंड्स अब जब हमारे पास 2 महीने का टोटल लॉकडाउन है, हमारे पास समय ही समय है, तो क्या अब हम वही बिजनेस करने 61वें दिन जाए और फिर से हम वही हताशा के साथ घर वापस आए कि बिजनेस नहीं चल रहा? तो ये क्या हमारी गलती है या सरकार की गलती है? दोस्तों ये हमारी गलती है। इस समय में हमें सेल्फ एनालिसिस करना है। हमें सोचना है कि हम किस तरह से अपने बिजनेस में कुछ नया कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, ये हमें सोचना है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय पे आप सभी 2 मिनट जरूर सोचिएगा। अभी फ्रेंड्स कोरोना का संकट तो बड़ा है, हमें इससे जूझना है कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ, तो ही हमारा देश इससे बाहर निकल पाएगा और हम आशा करते हैं कि हमारा देश जरूर वापस निकल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋग्वेद से एक बहुत अच्छा श्लोक कोट किया था अपनी स्पीच में, उत्साहो बलवान आर्य ना अस्ति उत्साहो परम बलम। मतलब कि हमारा जो जोश है, हमारा जो उत्साह है, दुनिया में कोई फोर्स नहीं है कि जो उससे बड़ी है। सह उत्साहस्य लोकेशु न किंचित अपि दुर्लभम। और ऐसे लोग कि जिनके अंदर जोश और जज्बा और उत्साह भरा पड़ा है, उनके लिए कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि अंधेरे के बीच में ही रोशनी छुपी हुई है।
और जब पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की वजह से अंधकार छाया हुआ है, तभी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अंधकार के बीच में एक आशा की किरण, एक पॉजिटिविटी की किरण है, उस किरण को हम ढूंढें। और यदि हम उस किरण को ढूंढने में कामयाब होते हैं दोस्तों, तो वो जो लाइट है वो पूरे भारत में फैल जाएगी और इस लाइट से भारत फिर से शाइन करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, यदि कोरोना के संकट से हम बाहर निकल गए तो इस बार जो लाइट हमारे देश में फैलेगी ना, वो उससे भी ज्यादा धारदार, उससे भी ज्यादा चमकदार और उससे भी ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, हम सभी यदि प्रण ले ले कि हम अपने देश को पीछे नहीं जाने देंगे, तो मेरा और आपका भारत कभी जिंदगी में पीछे जाने वाला नहीं है। हमारा भारत आगे ही बढ़ने वाला है। लेकिन चैलेंज बड़ी है, तो चैलेंज से लड़ने के लिए हमारी तैयारी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा मोटिवेशन, हमारी पॉजिटिविटी भी बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हम ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस ले आते रहे। इन दी एंड दोस्तों, सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।